बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको आर्यन कहते हैं। ये हमारे शूद्र वर्ण के लोग जिनको इन्होंने 6743 जातियों में बांट दिया, शिक्षा से वंचित रखा है। मनुस्मृति में लिखा है शूद्र के पास यदि धन है तो उसे जबरन ले लिया जाए। ये आदिकाल से यहाँ भारत में रहते आए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इसको मूल निवासी कहा गया है। एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित करके हम अपने हक अधिकार प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जब हक और अधिकार मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे तो संविधान अपने आप बच जाएगा। उसी व्यवस्था को ये दोबारा लाना चाहते हैं, उसी के तहत ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। इस वक्त मैं उत्तराखंड में हूं। आज की परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आर्यन धोरे जी। आप ब्रांच मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक से हैं। आप एक समाज सेवी और मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हैं। आप मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। साथ ही आप एक बैंक के ब्रांच मैनेजर भी रहे हैं जी। और आप बड़े स्तर पे एक समाज सेवा में लगातार आप सक्रिय दिखते हैं जी। तो सर, जो आपका जो संगठन है मूल निवासी संघ जी सर, वो मूल निवासी संघ क्या है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, ये सर बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इंडस टीवी को और आपको, श्याम जी को, पत्रकार जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं जो आप हमारे यहाँ पधारे और हमारे संगठन के बारे में और हमारे समाज के बारे में आपने जो जानकारी लेने की सोचा, उसके संबंध में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मूल निवासी संघ एक ऐसा संगठन है जो हमारे मूल निवासी समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है। सर्वप्रथम मैं आपका जो क्वेश्चन है कि मूल निवासी क्या है, मूल निवासी जो हमारा संविधान बन रहा था उस समय डिप्रेस्ड क्लास, मतलब जो तजे हुए हैं, जो समाज से बाहर है, वो डिप्रेस्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, जो पिछड़े, जो हमारे संविधान लागू होने से पहले इस समाज में हिंदूवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो समय थी, उसके तहत हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों को बांटने के बाद जो इस देश में रूलिंग कम्युनिटी के लोग रहे हैं, जो शासनकर्ता जमा रही है, उन लोगों ने हमारे शूद्र समाज को, जो कि वास्तव में मूल निवासी समाज है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत 3 कम्युनिटी आती हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको आर्यन कहते हैं। ये बाहर से आए हुए आर्य लोग हैं। और जो यहाँ पर, जैसा कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित किया है बैकवर्ड क्लास, तो बैकवर्ड क्लास में SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी के लोग, वो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हमारे यहाँ धर्म है, उनमें समय समय पर मान सम्मान के लिए हमारे मूल निवासी समाज के लोग उन धर्मों में चले गए, उन धर्मों को अपना लिया, जहां पर उनको शिक्षा, सम्मान सभी प्राप्त हुआ और अच्छा जीवन स्तर वहां उनको मिला। तो इसलिए उन्होंने वहां से धर्म परिवर्तित किया है और उस धर्म परिवर्तन वाले लोगों को हम धर्म परिवर्तित लोग कहते हैं, जो कि वास्तव में मूल निवासी समाज से गए हैं। क्योंकि उसका उदाहरण यह है कि आप मुस्लिम में जाएंगे तो अंसारी है, कसाई है और खटीक है जो हमारे यहाँ, इसी तरह से यहाँ पर धोबी है, वहाँ रजक है, इस तरह से जो अलग अलग कम्युनिटी के, ऐसी क्रिश्चियन में भी जो हमारे समाज के लोग गए हैं। वास्तविकता में जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, चाहे वो मुगल साम्राज्य रहा हो, उसके बाद अंग्रेजों का साम्राज्य रहा हो, ये संस्था के बहुत निकट रहे हैं। इन्होंने जो सामाजिक ताना बाना था, जो मनुवादी व्यवस्था थी, तो वो चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे अंग्रेजों का साम्राज्य रहा हो, इन्होंने उस व्यवस्था को बनाए रखा है। उसी के तहत
ये हमारे शूद्र वर्ण के लोग, जिनको इन्होंने 6,743 जातियों में बांट दिया। अब जो 6,743 जातियों में बांटा है, उसमें 1100 जातियां एसटी की हैं, 1500 करीब जातियां एससी की हैं, और बाकी 2500 करीब 2600 जातियां करीब ओबीसी की हैं। कुल मिला के 6,743 जातियां हैं। तो इनको बाबा साहब ने जो लीगली इनको संज्ञा दी है, वो एससी, एसटी और ओबीसी एंड धर्म परिवर्तन वाले जो है माइनॉरिटी। अब इन लोगों को संविधान के अंतर्गत, मूल निवासी लोग हैं ये, इनको संविधान के अंतर्गत, ये पिछड़े लोग हैं, इनको संविधान के अंतर्गत वो सुविधाएं प्रदान, इनको वो हक प्रदान किए गए हैं कि जो हजारों साल से सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और उनके पास जमीन भी है, इंडस्ट्री भी है, और उनके पास राजनीतिक रूप में भी आगे हैं, और उनके पास सभी संसाधन हैं। तो वो बहुत आगे निकल गए हैं। और ये लोग हैं, इनको ये जो आगे नहीं बढ़ने दिया है, मुगल साम्राज्य से लेकर अंग्रेजों के साम्राज्य तक इनको शिक्षा से वंचित रखा है और धन से वंचित रखा है। क्योंकि उसमें लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है, शूद्र के पास यदि धन है तो उसे जबरन ले लिया जाए। अगर शूद्र कोई शिक्षा ग्रहण करता है, उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। अगर शूद्र कोई धार्मिक उपदेश देता है तो उसकी जिब्या को काट लिया जाए। जी तो बिल्कुल सर, जातियां भारत में जो है एक बड़ा विषय है। तो सर, जातियां और जो वर्ग हैं, चाहे एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो वर्ग हैं, सर इन जातियों को कैसे और इन वर्गों को कैसे संगठित किया जाए, इसके लिए आपका किस तरह आपका जो संगठन है वो कार्य कर रहा है? तो इसमें आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी और परिवर्तित जो कन्वर्टेड हुए हैं माइनॉरिटी, ये हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के पैदा वाले होने वाले हैं। ये आदिकाल से यहाँ भारत में रहते आए हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए इसको मूल निवासी कहा गया है। अब मूल निवासी लोगों को इन्होंने 6,743 जातियों में बांटा है। जैसा कि आप कह रहे हैं, जातियों के संबंध में आप क्या कहेंगे, इनको इकट्ठा कैसे करेंगे? तो साथियों, जैसा कि बाबा साहब ने लीगली उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी करके 4 वर्ग बनाए हैं, उन वर्गों को ये मूल निवासी संघ जो फुले अंबेडकरी विचारधारा पर चल रहा है, उसका उद्देश्य यह है कि हम एक समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय इसको प्रदान करने के लिए, जो कि हमारे संविधान की मूल भावना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश को विकसित करना है। ये हमारे संविधान की मूल भावना है। ये हमारे संविधान सभा ने सर्वसम्मत से संकल्प लिया था, और उसी संकल्प को लेकर के, उस संविधान को आगे रख करके हम लोगों का ये उद्देश्य है कि फुले अंबेडकरी विचारधारा के अंतर्गत हम जो बाबा साहब ने 4 वर्गों में 4 जगह इकट्ठा किया है, 6,743 जातियों को 4 बंडलों में बांधा है, तो हम उनको 4 बंडलों को इकट्ठा करके एक मूल निवासी संकल्पना के अंतर्गत, एक मूल निवासी विचारधारा के अंतर्गत हम उनको रखना चाह रहे हैं। उनको मूल निवासी के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम उनको एक जगह लाके और अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संविधान की जानकारी दे करके और एजुकेशन के लिए उनको प्रेरित करके हम अपने हक अधिकार प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। सर, आपका जो संगठन है मूल निवासी संघ जी, वो अब तक किन राज्यों में, भारत के लगभग कितने राज्यों में और कितने जिलों में आपकी जो यूनिटें हैं वो बना करके काम कर रहे हैं आप लोग? हमारा जो मूल निवासी संघ है, इसको करीब 10 साल हो गए हैं, और इस समय हम भारत के करीब 18 राज्यों में और 220 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, जिसमें किसी राज्य में पूरा सभी डिस्ट्रिक्टों में है, किसी राज्यों में थोड़े आधे डिस्ट्रिक्टों में है, और किसी राज्यों में हम तहसील, ब्लॉक और पंचायत स्तर तक पहुंच गए हैं। और ये दिन प्रतिदिन जो हमारा BS4 अभियान के तहत हमारे मूल निवासी संघ, जो हमारा एक मदर संगठन है बामसेप, उसके अंतर्गत हमारे 8-9 संगठन आते हैं,
वो सभी संगठन BS4 के माध्यम से घर घर जाकर संविधान के बारे में जानकारी देते हैं और संविधान के द्वारा अपने हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम उन लोगों को गांव गांव जाकर पढ़ा रहे हैं। आजकल देख रहे हैं कि संविधान बचाओ करके ऐसे लोग अपने संगठन बना रहे हैं, नारे दे रहे हैं। अभी अखिलेश यादव भी कह रहे थे संविधान बचाओ, राहुल गांधी भी संविधान बचाओ कह रहे हैं। एक्चुअली ये हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। ये संविधान बचाओ का क्या मतलब है? संविधान के अंतर्गत जो हमारे हक और अधिकार हैं, इसके बारे में जानकारी अगर हम जन जन तक पहुंचा देंगे तो संविधान की जो बचाने की बात तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए उठ के खड़े हो जाएंगे और जब हक और अधिकार मांगने के लिए खड़े हो जाएंगे तो संविधान अपने आप बच जाएगा। एक्चुअली ये राजनीतिक स्टंट है इन लोगों ने जो संविधान बचाओ करके ये किया है, जबकि हमको करना चाहिए था कि संविधान के बारे में घर घर जानकारी दें और संविधान के बारे में घर घर जानकारी देंगे। हमारे हक अधिकार क्या है, पंचायत के हक अधिकार क्या है, एजुकेशन, व्यक्ति की एजुकेशन का कैसे अधिकार है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए क्या अधिकार है और व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट के क्या अधिकार है। संविधान के अंतर्गत लिखा है बच्चा जिस दिन पैदा होता है, मां के गर्भ में आता है, उस समय से लेकर उसकी मृत्यु तक सभी स्टेप पर भारत सरकार की उसमें जिम्मेदारी है। इसके बारे में आपको बताना चाहूं तो विस्तृत में बता सकता हूं। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो उस समय भारत सरकार संविधान के ने निर्देशित किया है जो भारत सरकार को, तो भारत सरकार उन माओं को और बच्चे की जच्चा बच्चा की पूरी जिम्मेदारी लेती है। उनको समय समय पर टीके, उनको दवाएं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करवाते हैं और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 5 साल तक उनको जच्चा बच्चा दोनों को स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी भारत सरकार के द्वारा संविधान के तहत दी गई है। उसमें जिम्मेदारी लगाई गई है, भारत सरकार का कर्तव्य है उसमें। और इसके बाद जब बच्चा 6 साल का, उत्तराखंड के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अपने सामाजिक संगठन से जी, तो सर आपसे एक आखिरी सवाल मैं करूंगा। सर उत्तराखंड सन 2000 में बना जी। उत्तराखंड में जो आपके SC ST OBC समाज के लोग हैं जी, वर्गों के जो लोग रह रहे हैं, तो जो आज उत्तराखंड में उन लोगों से अगर वो कहीं जाते हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाओं में जाएं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, तो उनसे जो जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं वो 1985 के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। सर उत्तराखंड प्रदेश 2000 में बना, 1985 के दस्तावेज उनसे मांगे जाते हैं, तो सर ये किस तरह आप इसको क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? क्या ये संवैधानिक है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा उन्होंने अपने संकल्प में ये लिया है, जो प्रथम सरकार बनी थी नित्यानंद स्वामी के टाइम पे, उन लोगों ने ये कहा था कि जो आज हम उत्तर प्रदेश से विभाजन अलग अलग हो रहे हैं और इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो SC ST OBC के लोग थे उन लोगों को वही सुविधाएं यहाँ पर भी मिलेंगी उत्तराखंड में जो SC ST OBC के लोग हैं। लेकिन उसमें ये दिखाया गया था कि जो आज हम जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो पूर्व में भी जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अब उसमें इन लोगों को ये डर है कि जो उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग घुस रहे हैं और वो हमारे जो नौकरियों में अतिक्रमण कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी प्रक्रिया को इन्होंने जटिल बना दिया है। और इसके लिए हमारे संगठन के द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है, मांग की जा रही है कि जो उत्तराखंड बनने से अब तक जो रह रहा है उसको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाए। और ऐसा बनाया भी जा रहा था पिछले 5-6 साल से, ये व्यवस्था इन्होंने ज्यादा कर दी गई है, नहीं तो उससे पहले 2014 तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं हो रही थी, सभी के प्रमाण पत्र बन रहे थे। लेकिन 2014 के बाद इन लोगों के द्वारा जानबूझकर SC ST OBC के लोगों को नौकरियों से बहाल न करने का उनका एक विचार है, इसलिए इस तरह की व्यवस्था वो कर रहे हैं। और जो नौकरियों में लगे हुए भी हैं उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं और उनको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी सेवानिवृत्त की एज उम्र है वो 55 साल कर दी गई है। और एक नियम उन्होंने ये बनाया है, 50 साल के बाद जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है उसकी जो
रिपोर्ट है, सालाना रिपोर्ट, उसका जो हेड अधिकारी, प्रधान अधिकारी होगा, वो उसकी रिपोर्ट देगा कि ये कार्य करने में सक्षम है, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है और इनकी एफिशिएंसी सही है। इन 2-3 रिपोर्टों को देगा, तभी उसकी नौकरी, 50 साल के ऊपर वालों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अगर वो रिपोर्ट देता है कि ये कार्य करने में सक्षम नहीं है और ये कार्य संतोषजनक नहीं करते हैं, तो उसको 50 साल के बाद ही रिटायरमेंट किया जा सकता है। तो ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये जो सरकारें आती हैं, और ये सरकार जो है हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के समाज को पिछले हजारों साल से दबा के रखी है। और इनकी मानसिकता ये है कि जो पूर्व में जिस तरह से हमारे साथ ये कर रहे थे, उसी व्यवस्था को ये दोबारा लाना चाहते हैं। उसी के तहत ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहते हैं। और इनकी मानसिकता वो नहीं है, मानवता इनके अंदर नहीं है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की भावना इनके अंदर नहीं है, जो समाज में, जो संविधान में वर्णित है। बल्कि सही शब्दों में कहा जाए कि ये संविधान विरोधी लोग हैं और इन पे संविधान और देशद्रोही का मुकदमा दायर किया जाए। लेकिन संस्था में, संगठन, शासन में और प्रशासन में और सरकार में वही लोग हैं, तो उनके ऊपर अभी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जब हम मजबूत होंगे, हमारी आपसूट विंग है, पावर विंग है, अगर वो सत्ता में आती है, तो इन सब चीजों पे हम पूर्ण रूप से विराम लगाएंगे और जो हमारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है उसे पूरा करेंगे, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो या माइनॉरिटी का हो। इसके लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल थे RN दोहरे जी। आप मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, साथ ही ब्रांच मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक से हैं। जी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया। जुड़े रहिए इंडस न्यूज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।